दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आज मैं डॉक्टर A.K. तिवारी आप लोगों के सामने एक राष्ट्रीय चिंतन के साथ जागा हूँ। 26-27 दिसंबर सन 2023 की मध्य रात्रि लगभग 2 बजे एक हूक सी दिल में उठती है, एक दर्द सा दिल में होता है। मैं रात को उठकर रोता हूँ जब सारा आलम सोता है। दोस्तों, इस देश की गुलामी 900 वर्षों बाद भी जो मुगलों का इतिहास रहा, उसको किस प्रकार से सुनियोजित तरीके से इस जवाहरलाल नेहरू से लेकर के और इस वंश के लोगों ने इस देश को किस प्रकार से ठगा, मैं उसकी एक मिसाल संक्षेप में आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। आप लोगों में से बहुत से लोग जानते होंगे कि भारत 1947 में आज़ाद हुआ और 1958 तक ये 12 वर्ष का कालखंड 1988 में जन्मे व्यक्ति को, जो मक्का में पैदा हुआ और बंगाल में आकर के बसा, जिसकी कोई शिक्षा दीक्षा का कोई प्रमाण नहीं, किसी यूनिवर्सिटी किसी कॉलेज में पढ़ा नहीं, और वो यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू रूपी मुगल के षड्यंत्र के द्वारा उसे इस देश भारत राष्ट्र का शिक्षा मंत्री बनाया गया 12 वर्षों तक, 1947 से लेकर के 1958 तक। जबकि इस देश में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर राधा कृष्णन, जिनको 12-13 भाषाओं का ज्ञान था, ऐसे लोग शिक्षाविद भी इस देश में मौजूद थे। एक बात। दूसरी बात कि 1985 में राजीव गांधी शासनकाल में आए। किस प्रकार से विदेश से उनको लाया गया, ये आप लोगों को सब पता है, मुझे उसमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। और इस देश में 1990 में बाबरी मस्जिद और राम मंदिर आंदोलन बहुत तेजी पर था। उसमें हिंदुओं की जन भावनाओं को जैसे तैसे संतुष्ट करते हुए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लाया गया 1991 में, और उसमें कहा गया मुसलमानों का हित कैसे साधा गया। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में जरा ध्यान दीजिए कि बाबरी मस्जिद और राम मंदिर के विवाद को छोड़ करके अन्य जितने भी मुस्लिम मॉन्यूमेंट्स हैं या प्रतीक चिन्ह हैं, उनको सुरक्षित और संरक्षित किया जाता है। ये 91 में कांग्रेस ने आपके साथ, हिंदुओं के साथ, इस भारत के सनातनियों के साथ षड्यंत्र किया। फिर उसके बाद आप आ जाइए, यहां पर भी वो लोग संतुष्ट नहीं हुए, तो भारत के पहले शिक्षा मंत्री, जो 12 वर्ष में जिक्र कर चुका हूं, अब्दुल कलाम आजाद, उसको इन लोगों ने भारत रत्न दिया मरणोपरांत। समझ रहे हैं आप? टाटा जैसे लोग, रतन जी टाटा जैसे लोग, जिन लोगों ने भारत के गौरव को बढ़ाया और देश की जीडीपी में जिन लोगों का बहुत बड़ा योगदान है, ऐसे सज्जन व्यक्तियों को इन लोगों ने ऐसा नहीं सोचा कभी। खैर, ये मुस्लिम तुष्टिकरण में हो रहा है। 1991 में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में सारे मुसलमान, उनको मॉन्यूमेंट्स को सुरक्षित कर दिया गया। 1992 में अब्दुल कलाम आजाद को इन्होंने भारत रत्न दिलवा दिया। फिर उसके बाद ये लोग आते हैं 1995 में। कितना बड़ा षड्यंत्र है। एक वक्फ बोर्ड बनाया, और वक्फ बोर्ड में जितनी भी जमीनें थीं जिन पर यह वक्फ बोर्ड उंगली रख सकता था, भारत की जमीनों पर, संपत्तियों पर, इसको इतनी बड़ी स्वतंत्रता दी गई कि जिस जमीन को यह कह देगा वो उनकी अपनी होगी। उस जिले के कलेक्टर को आदेश करेगा, उस जिले के कलेक्टर को वो जमीन खाली करा के देनी होगी। इसकी सुनवाई वक्फ के अलावे और कहीं नहीं होगी, और कोई भारत की न्यायालय में उसकी सुनवाई नहीं हो सकती है। यह अधिकार कांग्रेस ने दिया। आप जरा देखिए तो किस प्रकार से किया गया। और ये जो कानून लाए गए दोस्तों, सिर्फ एक ऑर्डिनेंस के द्वारा लाए गए। कोई किसी तरीके से, मैं वक्फ की जो बात कर रहा हूं, जो 1995 में आया था, इन वक्फ की जमीनों को एक ऑर्डिनेंस के द्वारा इस प्रकार से संरक्षित कर दिया गया, इसको न पार्लियामेंट में डिस्कशन हुआ, न इसमें अपर हाउस में कुछ हुआ, न राष्ट्रपति का उस पर कोई हस्ताक्षर हुआ, और आज तक ये चलता आया है। और 2012 के बाद आकर के मोदी सरकार ने इस पर गौर किया है, और संभवतः 2019 में इस पर विशेष संज्ञान लिया है।
और सच्चर कमीशन आप लोगों के ऊपर 2005 में ला करके लाद दिया गया, कमीशन बनाया गया, ये भी मुसलमानों को संतुष्ट करने के लिए। और उसमें यह घोषित कराया गया रिपोर्ट में कि इस देश में हिंदुओं के अलावे जो 5 धर्म वर्ग के लोग हैं वो माइनॉरिटी में हैं, और इनको 5,500 करोड़ रुपया जो हिंदुओं के मठ मंदिरों से और हिंदू व्यापारियों से लेकर के टैक्स के रूप में इनके ऊपर ब्याज मुक्त खर्च किया जाता है ताकि इनका उत्थान हो। मैंने आपको पहले ही बताया था कि वक्फ और ईसाई मशीनरियों द्वारा किस प्रकार से यहाँ पर सिविल लाइन्स बनाए गए, चर्च बनाए गए और एजुकेशन सिस्टम में परिवर्तन लाया गया। उन लोगों ने, अंग्रेजों ने सिविल लाइन्स बनाए, चर्चें लाए और लैंड बैंक पे कब्जा किया। मुसलमानों को कांग्रेस ने कराया, आपके आज़ाद भारत में उनको एक बहुत बड़ा लैंड बैंक दिया और अपनी अपनी शिक्षा नीतियों द्वारा वे भारत के सनातन को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते रहे। भारत की जड़ अर्थात भारत की संस्कृति जो इसके शिक्षा और उपनिषदों में है, वेदों में है, उसको नष्ट करने का प्रयास। अंत में फिर 2005 में सच्चर कमीशन बना, मैंने शायद उसका जिक्र कर दिया है। दोस्तों, इस प्रकार से लेकर के आज तक किस प्रकार से सुनियोजित तरीके से एक विदेशी महिला को भारत की राजनीति में लाया गया और उसको भारत की राजनीति में लाने के लिए राजीव गांधी की शादी सोनिया गांधी से कराई गई, जो एक बाल गर्ल थी। इन छोटी बातों में नहीं जाना चाहता, लेकिन उसके संदर्भ में उसको इस सिंहासन तक पहुंचाने के लिए विदेशी षड्यंत्रकारी ताकतों ने 5 मर्डर कराए, जिसमें राजेश पायलट का मर्डर हुआ, इवन राजीव गांधी का मर्डर हुआ। राजीव गांधी के मर्डर से पहले हर सभा में सोनिया गांधी जाती थी, उस सभा में साथ नहीं गई। यहाँ राजीव गांधी का एक भाई था संजय गांधी, उसकी हत्या कराई गई। श्रीमती इंदिरा गांधी जो भारत की प्रधानमंत्री थी, उनकी हत्या हुई। और सोनिया का सुनियोजित षड्यंत्र देखिए, फैसला लेने में इतना देर लगा, बोले कि इनको पहले राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में ले चलिए, जबकि अधिकारीगण ये सारे लोग परामर्श दे रहे थे, चिकित्सा जो कि वहाँ टीम थी, कि इनको ऑल इंडिया ले चला जाए, सीधे दिल्ली ऑल इंडिया हॉस्पिटल। लेकिन नहीं, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल ले गए। फिर वहाँ राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में ले जाने के बाद सोनिया गांधी ने अपना फैसला पलटा कि नहीं, अब इनको ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ले चलिए। और ऑल इंडिया में जब तक श्रीमती इंदिरा गांधी पहुंची, तब तक अत्यधिक रक्तस्राव होने से उनकी मृत्यु हुई। किस प्रकार से सुनियोजित तरीके से इस बार गर्ल जो शराब परोसती थी इटली में, और राजीव गांधी जैसा पद और आचरण से गिरा हुआ व्यक्ति वहां शराब पीने जाता था। वहां बाड्रा की मां भी यही काम करती थी और वो चुप रहे, इसलिए उसके बेटे से इसने अपनी बेटी की शादी रचाई। इनका पूरा इतिहास मुगलों और विदेशियों को समर्थन देने वाला रहा है। दोस्तों, इन्होंने कभी हिंदुओं और सनातनियों के रक्षा की बात नहीं सोची और आप लोग चुप होते रहे। आज 900 वर्ष पुराने मुगल काल की आपको याद दिलाता हूं कि तब से लेकर के आज तक इस देश में एक नरेंद्र दामोदर दास मोदी जैसा भारत को सशक्त प्रधानमंत्री मिला है, जो हिंदुत्व और सनातन के लिए आपके सामने ढाल बन करके खड़ा है। और आप हैं कि सामने निकल करके उसको धन्यवाद नहीं बोलते, उसके समर्थन में नारे और जुलूस नहीं निकालते। छोटी छोटी घटनाओं पर आप लोग कैंडल मार्च निकाल दिया करते हैं। किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में षड्यंत्र करके इन लोगों ने विदेशी आक्रांताओं के लिए रात को सुप्रीम कोर्ट खुलवाए, 12-12 बजे कोर्ट खुले हैं। और किस प्रकार से हिंदूवादी लोगों के लिए 5-5 वर्ष तक कोर्ट में सुनवाई नहीं हुई, फाइलें लंबित रहीं। दोस्तों, ये कांग्रेस का सनातन और हिंदू विरोधी इतिहास अगर याद रखेंगे तो मैं समझता हूं कि आप कभी फिर कांग्रेस का नाम नहीं लेंगे। और आज मैं आपसे एक संकल्प दिलवाना चाहता हूं दोस्तों, जोर से मेरे साथ बोलिए कि हिंदू हिंदू एक रहेंगे, जात पात को नहीं सहेंगे। जय श्री राम, जय खंड हिंदुस्तान। और दोस्तों,
भारत में हिंदू राष्ट्र लाने की कल्पना कीजिए। हिंदू किसी का विरोधी नहीं है, लेकिन जो अन्य जातियां हैं, खासतौर से मुस्लिम, ये दूसरों को पनपने फूलने फलने नहीं देना चाहते। पूरे दुनिया में इनका इतिहास मौजूद है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिए और सारे हिंदुओं संगठित हो जाइए। अंत में जय श्री राम, जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। नमस्कार दोस्तों।